में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा गोदारा। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे दो खास मुद्दों पर। पहला, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल और दूसरा, हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप और उसके भविष्य को लेकर। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया भारती .net के संपादक धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे पहला सवाल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को लेकर है। आपको क्या लगता है, सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? नरेंद्र मोदी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में कई सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, जो कि उनकी उपलब्धि माना ही जाएगा जब कभी भी इतिहास पलट के देखा जाएगा। जैसे राम मंदिर का मसला, धारा 370 का मसला, ये दोनों ही मामले करीब करीब 100 साल से लटके हुए थे। अब राम मंदिर के मामले में हालांकि फैसला कोर्ट का था, लेकिन उसके लिए जो जरूरी रणनीति बनाने का एक काम, जिसे आप कह सकते हो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो अटल जी की सरकार के टाइम पे भी नहीं हो पाया। वो इस सरकार में मोदी ने किया और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। धारा 370 का मसला भी ऐसा ही था। बेशक वो उनका एक राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन उसके ऊपर जो निर्णय उन्होंने लिया और उसका जो प्रभाव देश की राजनीति पे और विदेश में मोदी के प्रभाव के बढ़ने के लिए जो दिखाई देता है, वो उनकी एक उपलब्धि कही जाएगी। और इसके अलावा अगर घरेलू मोर्चे पे देखें तो पिछले कार्यकाल की जो कई उनकी योजनाएं थी, उनको जमीन पे लाने का काम एक बहुत जरूरी होता है कि जब तक आप कोई योजना बनाते हो और वो जमीन पे कितना पहुंची, कितना उसका लोगों पर उसका असर पड़ा। उसमें अब जैसे उज्ज्वला योजना उनकी थी, लोगों तक सिलेंडर पहुंच गए और बैंकों में खाता खोलने वाली बात थी, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लोगों तक पहुंच जाए बिना किसी भ्रष्टाचार के। जो एक बार ऐसा माना जाता था कि बिना भ्रष्टाचार के लोगों तक लाभ सरकार पहुंचा ही नहीं पाती, वो एक ऐसा काम जो असंभव माना जाता था, वो संभव करके दिखाया है। तो ये इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, ऐसे मुद्दे जहां सरकार बेहतर नहीं कर पाई है या कहें कि असफल रही है। अब जहां तक असफलताओं की बात है, तो मुझे तो यही लगता है कि जितनी सफलताएं इन्हें मिली हैं, तो असफलताएं भी इनकी कम नहीं रही हैं। अब कोरोना काल में तो खासकर कई तरीके के कुप्रबंध इनके दिखते हैं, जो कि अगर ज़्यादा एहतियात बरते जाते तो उनसे बच सकते थे। अब जैसे लॉकडाउन को देर से इम्प्लीमेंट करने का आरोप विपक्ष इन पे लगाता है। अब कितना देर हुआ, कितना देर नहीं हुआ, जनवरी में केस आया, मार्च में लॉकडाउन हुआ, 1.5 महीने के अंतर पे कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ होगा, ये आकलन अभी होगा। इसके बाद तबलीगी जमात का प्रकरण भी आया, उससे कितना नुकसान पहुंचाया और उससे कितना नियंत्रण हो पाया नुकसान पे, वो भी, इसका भी आकलन अभी भविष्य में होगा। इसके अलावा फिर मज़दूरों के सड़क पे आ जाने और फिर उनके माइग्रेशन में सरकार अपनी भूमिका कितनी निभा पाई, कितनी नहीं निभा पाई, उसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र की भी बात कही जाती है पक्ष की तरफ से। विपक्ष अपने तर्क रख रहा है उससे। अभी जब प्रवासी मजदूर अपने घरों में पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, तो इससे अभी इस बीमारी को फैलने को देखेंगे, जो हमारा देश अभी आगे देखेगा कि कितना इसका मजदूरों का गांव में पहुंचने से असर पड़ा है, कितनी बीमारी अभी और फैलेगी, कितनी फैल चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मजदूरों के वहाँ जाने से अभी तक जो गांव को सुरक्षित माना जा रहा था, गांव सुरक्षित नहीं रहे हैं। तो वो एक आंकड़ा अभी आएगा, वो इनकी असफलता में जो गिना जाएगा। साथ साथ कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को जो झटका पहुंचा है,
अब 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें सारे नीतिगत फैसले लिए गए हैं। नीतिगत फैसलों का मतलब ये होता है कि हर आदमी तक वो लाभ पहुँचे या न पहुँचे, उसके बीच में तंत्र की एक विशिष्ट भूमिका है। बैंक कितने लोगों को ऋण दे पाएंगे, कितने लोग ऋण लेने के लिए एलिजिबल हैं, कितने लोगों तक वो मदद पहुंच पाएगी, इस पे निर्भर करेगा अर्थव्यवस्था के रिवाइवल का। अब अर्थव्यवस्था कितनी रिवाइव हो पाएगी, दुनिया में दूसरे देशों में कितनी अर्थव्यवस्था रिवाइव हो पाती है, उससे जो तुलना होगी उसके आधार पे इसकी सफलता और असफलता का आकलन अभी होगा। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात कही जाती थी, अब बदली परिस्थितियों में वो कहाँ तक लक्ष्य हासिल होगा, कहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये भी इनकी असफलता और सफलता का एक पैमाना बनेगा। मोदी सरकार को अगले 4 सालों में आप कैसे देखते हैं? आगे आने वाले 4 साल, ये तो अब भविष्य की बात है कि कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन कुछ अंदाजे तो जरूर लगाए जा सकते हैं। अब कोरोना के बाद की जो दुनिया होगी वो निश्चित रूप से दूसरे तरह की होगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में भी इनके काम को परखने की कोशिश की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। चाइना का आक्रामक मुद्रा अग्रेशन अगर आप देखो तो उसके, हालांकि भारत को अभी इतना इसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना का जो कन्फ्रंटेशन है वो अमेरिका के साथ है। भारत पे उसके असर पड़ेंगे, लेकिन कितने पड़ेंगे ये भी भविष्य की ही बात है। अब इस माहौल में चीन की आक्रामकता है, चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर है, भारत अपनी समस्याओं से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से जो जूझ रहा है, ये सारे संदर्भ में इनका काम करने का तरीका जैसा अभी तक रहा है, उस लिहाज से इसका आकलन करा जाएगा। और जहाँ तक राजनीतिक हलकों में जो बात है, भारत अभी तो अपनी स्थिति मजबूत ही दिख रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो चीज़ें होती हैं उसमें कई बार बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में नहीं होती, लेकिन जितना हाथ में होता है उसके हिसाब से एक आकलन होगा। तो उस मुद्दे पे नरेंद्र मोदी कितना प्रदर्शन अपना कर पाएंगे, करेंगे, वो देखना होगा अगले 4 साल में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ वो उनको काम करना है। 5 ट्रिलियन उनका कह रहे हैं कि असंभव लक्ष्य रखे जाते हैं, कुछ तो हासिल होगा, तो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन और फिर 5 ट्रिलियन उनको मिलेगा। तो इसका ये भी एक चुनौती उनके सामने है। आधे राज्यों में बीजेपी की सरकारें जा चुकी हैं, दूसरे दलों की सरकारें हैं, अब कई जगह चुनाव होने हैं। इन चुनावों में मोदी के इन पिछले 1 साल के 2 साल के कामों पे मोहर लगनी है। हालांकि राज्य की राजनीति थोड़ा अलग होती है, लेकिन फिर भी केंद्र के कामों का कितना राज्यों पे असर पड़ा है वो आकलन होगा। 4 साल में इनको ये परफॉर्म करना है। बिहार के चुनाव आएंगे, अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव आएंगे। उन चुनावों में कोरोना के बाद की स्थिति को ध्यान में रख के उनमें अपना प्रदर्शन करना, और जीत की तरफ ये जाएंगे या हार का सामना इन्हें करना पड़ेगा, उस पर निर्भर करेगा कि अगले 4 साल में ये किस तरीके का परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत चुनौती भरे 4 साल हैं, और ये देश की दिशा तय करने के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे। मोदी सरकार को लेकर धर्मेंद्र जी, आपने अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखे। आज पूरा देश हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजादी के बाद से लेकर अब तक हिंदी पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? पिछले 70 साल में तो हिंदी पत्रकारिता का तो उन्नयन ही हुआ है, बल्कि आज़ादी से पहले से हिंदी पत्रकारिता अपना एक समुदाय के निर्माण में अपना योगदान लगातार देती आ रही है। आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की जब सारी बातें, सारी योजनाएं बनी, उसमें भी हिंदी पत्रकारिता ने अपना पूरा योगदान दिया। पहले रेडियो आया,
फिर उसके बाद टीवी, दोनों माध्यमों की वजह से भी हिंदी पत्रकारिता को उन्नति का शिखर छूने में, भारत के मामले में अगर हम कहें तो लाभ ही हुआ, लाभ की स्थिति में ही है। अब पिछले 20 साल के दौरान ऑनलाइन जर्नलिज्म ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की है, तो यदा कदा बातें उठती हैं कि अब अखबार बंद हो जाएंगे, रेडियो बंद हो जाएगा। लेकिन ना कभी रेडियो बंद हुआ, ना कभी अखबार बंद होगा, सारे माध्यम चलते रहेंगे। मार्शल मैकलुहान ने कहा भी है, मीडियम इज द मैसेज। तो मीडियम जरूर बदलते रहते हैं, लेकिन माध्यम रहेंगे और वो हिंदी पत्रकारिता के प्रचार में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। जिस तरह समय के साथ दुनिया डिजिटल की ओर बढ़ रही है, आपको क्या लगता है डिजिटल का हिंदी पत्रकारिता को कोई सहारा मिलेगा? ऑनलाइन जर्नलिज्म या डिजिटल जर्नलिज्म या ऑनलाइन पत्रकारिता के आने से तो हिंदी पत्रकारिता को और ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन पत्रकारिता के चलते भाषा लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक, और जो हिंदी भाषी नहीं है उनके सामने भी इस माध्यम से जो पेनिट्रेशन, जो रीच हो रहा है, उसका फ़ायदा ऑनलाइन पत्रकारिता को मिल रहा है। करीब 60 करोड़ लोगों तक आज इंटरनेट की रीच हो चुकी है। तो 60 करोड़ लोगों के सामने तो हिंदी पत्रकारिता के जरिए हिंदी के कंटेंट को, हिंदी के जरिए विचारों को रखने का मौका तो मिलता ही है। तो इससे भी प्रसार ही होगा। निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं, तकनीकी समस्याएं भी हैं, सैद्धांतिक समस्याएं भी हैं, और जो एक नियमन की बात होती है वो एक समस्या है। धीरे धीरे इन पे भी काबू होगा और उचित नियमन भी होगा, तकनीकी समस्याएं भी दूर होंगी। आने वाले समय में काफ़ी कुछ होना बाकी है। हिंदी पत्रकारिता को इन सब चीज़ों से कोई नुकसान नहीं है। माध्यम अभी जितने हो चुके हैं, प्रिंट है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ऑनलाइन है, और अगले भविष्य में और भी कई सारे माध्यम जो आएंगे, उनके जरिए भी अपने पाठकों तक, अपने श्रोताओं तक, अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचेगी और उसका फ़ायदा पत्रकारिता को मिलेगा। तो इसमें कोई हताश होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी माहौल को देख के लगता ज़रूर है अजीब सा, लेकिन चलता रहेगा कारवां, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और बढ़िया होगा। हिंदी पत्रकारिता अपने उन्नयन पर अभी पहुंचेगी। धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी इंडिया न्यूज की तरफ से देशवासियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी इंडिया न्यूज।